तो बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिजल्टेंट के बारे में बात की थी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात की थी, और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो फॉर्मूले निकाले थे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो फॉर्मूले निकाले थे, वन वाज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर आता था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। और एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर निकाला था tan phi के लिए, which is the angle of resultant, and that tan phi was equal to a sin theta upon में b plus a और b sin theta upon में b plus a cos theta। ये दो फॉर्मूले निकाले। This formula was used for direction. This is used for determining the direction, and this is used for determining the magnitude. ये तो मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए होता था और ये डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए होता था। ये दोनों अपन ने बात पहले कर ली थी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो याद होगा कि कौन से हम डायरेक्शन पता लगाते थे और कौन से मैग्नीट्यूड पता लगाते थे। सिंपल सीधी सी बात है, बेसिक चीज है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हमें अब क्या समझना है, हमें अब इसके अंदर एक और लॉ समझना है, विच इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हालांकि वो भी सेम है जो कल की क्लास में देखा है, पिछली क्लास में देखा है, पिछली क्लास में देखी हुई चीज और इस क्लास में देखी दोनों सेम है। तो सर फिर अलग अलग चीज, आप डिफरेंस क्या बताओगे फिर दोनों में? आइए उस डिफरेंस के बारे में बात करें। सो लेट अस राइट डाउन नंबर 2, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? देखिए, वही दो वेक्टर्स होंगे। पहले पिछले पार्ट में भी हमारे पास दो वेक्टर थे, एक पर्टिकुलर एंगल पे एक ऑब्जेक्ट पे लगते थे। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे हम, यहाँ पर भी हमने वही चीज करी। देखो हमने क्या किया, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इनको एक दूसरे से किसी थीटा एंगल पे एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दिया। ये दिस इज ए वेक्टर and this is b vector। ठीक है, कल जैसे ही डायग्राम बन रहा है। अब हम जानते हैं कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो इस a वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ भेजेंगे। a वेक्टर को उठाइए और पैरेलल यहाँ भेज दीजिए, ये आ गया a वेक्टर। एंड b वेक्टर को भी पैरेलली उठा के यहाँ भेजा जा सकता है, b वेक्टर को भी पैरेलली उठा के यहाँ भेज दो। ठीक है, b वेक्टर को उठाया, पैरेलली यहाँ भेज दिया। अब जब भी अपन पैरेलल शिफ्टिंग के बाद क्या बना देते हैं, हेड ऑन टेल अप्रोच कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हेड ऑन टेल। जब हेड ऑन टेल अप्रोच कर चुके हैं तो आफ्टर हेड ऑन टेल अप्रोच द लॉन्गेस्ट डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट। मतलब फर्क देखिए दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फिर कल जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने ए वेक्टर को शिफ्ट किया था, हमने ऐसे, और फिर बोला कि भाई जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट बता देगी। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने ए को भी शिफ्ट किया, बी को भी पैरेलली शिफ्ट किया, ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए। जैसे ही एक पैरेललोग्राम बना, हमने बोला कि भाई इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल से पता चल जाएगा। नाउ डायग्राम तो इसके जैसे ही बना। जब अपन इसमें डेरिवेशन करेंगे तो यही यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यही दो फॉर्मूले आ जाएंगे। इसका मतलब फॉर्मूलों में कोई भी चेंज नहीं है, फॉर्मूला बुक का वही यूज होता है जो पहले था। ठीक है, जो पहले फॉर्मूला यूज हो रहा था अभी भी वही फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है। तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, और ये जो है ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसमें क्या है, दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स अगर मुझे ट्रायंगल की दिखे तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल मुझे रिजल्टेंट देगा। ये हमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पता चलता है। लेकिन पैरेललोग्राम से क्या पता चलता है कि भाई ये वेक्टर इसको पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ पर, बी वेक्टर इसको पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ पर। भाई अगर दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल पे वेक्टर्स हो तो जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है, क्या है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, वो मुझे क्या दे देगा? रिजल्टेंट। तो यहाँ पर मुझे डायगोनल एज अ रिजल्टेंट पता चलता है, डायगोनल एज ए रिजल्टेंट, ये मुझे यहाँ से पता चलता है। और इस केस में हमारे पास थर्ड साइड एज ए रिजल्टेंट, क्या है? थर्ड साइड एज ए रिजल्ट। तो दोनों में डिफरेंस है। ये है डायगोनल, इसमें डायगोनल रिजल्टेंट फॉर्म कर रहा है,
इसमें थर्ड साइड एज अ रिजल्टेंट फॉर्म कर रही है। तो दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, लेकिन दोनों लॉ से जो फॉर्मूले निकल के आते हैं वो एग्जैक्टली सेम निकल के आते हैं। जो फॉर्मूला कल अपन ने निकाला था वही इससे भी निकलता है और वही इससे भी निकलता है। ठीक है, सो द फॉर्मूला विल बी सेम फॉर कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट। ठीक है, फॉर्मूला रिजल्टेंट कैलकुलेशन में सेम ही रहेगा, उसको कभी चेंज नहीं करेंगे अपन। ठीक है, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग अलग है। यहाँ पर हम वेक्टर को दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल मानते थे और थर्ड साइड रिजल्टेंट देते थे। यहाँ पर हम दो एडजेसेंट साइड्स मानते हैं बट पैरेललोग्राम की मानते हैं और फिर डायगोनल रिजल्टेंट देता है। ठीक है, अब देखिए डायगोनल ये वाला भी बनता है, डायगोनल तो ये वाला भी बनता है, लेकिन हम इस डायगोनल को क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि हमें हेड ऑन टेल चेक करना है। देखिए हेड इसका फिर टेल इसका, यहाँ तो टेल ऑन टेल अप्रोच रखी। टेल ऑन टेल अप्रोच में हम ये वाले लॉज को नहीं लगाते। तो आपको याद रखना है आफ्टर हेड ऑन टेल अप्रोच द लॉन्गेस्ट डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट, फॉर्मूला विल बी सेम। लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है, फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है। फटाफट बताइए सभी लोग, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? फास्ट रेज हैंड्स। यस, कुछ नहीं है, वही सेम फॉर्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर वो फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे भी लगाइए, यहाँ पे भी लगाइए, कहीं पे भी लगाइए। पूरी फिजिक्स में यही एक फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये अगर नहीं भी याद करते ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पढ़ा रहा हूँ? बुक्स में होता है इसलिए। क्या याद करना है? ये दो, अगर ये दोनों याद है पूरी फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, शुरुआत से लेकर एंड तक। ठीक है, इन दोनों को याद करिए, इसको मत देखिए। ठीक है, इसको मत समझ के रखो कि हाँ सर एक पैरेललोग्राम जैसा डायग्राम में बनता था, डायगोनल रिजल्टेंट देता था, बस काफी है। ये फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और हमें हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है हमसे क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, हमें मतलब है हमसे क्वेश्चंस हो जाए, तो ये याद रखना है। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखेंगे सर। आज आप लोग ग्रुप पे नोट्स करेंगे। ठीक है, टुडे यू विल गेट द नोट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे आज। देख, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 3, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लिखता हूँ? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पॉलीगॉन क्या होता है? पैरेललोग्राम तो हमें पता है, चार साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, जैसा पैरेललोग्राम। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं। व्हाट इज पॉलीगॉन? यू कैन टेल मी, कौन बता सकता है पॉलीगॉन क्या होता है? बताइए बेटा, कौन बता सकता है मुझे? हैंड रेज करो। व्हाट इज अ पॉलीगॉन? यस सुमित, बताओ बेटा। सर सारे मल्टीपल साइड वाले फिगर्स को पॉलीगॉन करते हैं सर। सही बात है, ऐसे फिगर्स जिनमें मल्टीपल साइड्स उन सभी को पॉलीगॉन कहेंगे। दैट मींस क्या ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है? बिल्कुल है। क्या क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगॉन है? क्या बिल्कुल है। ठीक है, क्या हमारे पास ये पैरेललोग्राम ये एक पॉलीगॉन है? क्या बिल्कुल है। ठीक है, टू और मोर देन टू साइड्स रखने वाले क्लोज्ड फिगर को पॉलीगॉन कहा जाता है। अब कैसे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास आया और ये क्या कहना चाहता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सुमित, परफेक्ट। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है उसकी भी बात करेंगे। देखिए ध्यान से, ये है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट एंड इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया? एक वेक्टर ऐसे लगा दिया, एक वेक्टर हमने ऐसे लगा दिया, फिर क्या किया? एक वेक्टर ऐसे लगा दिया, एक वेक्टर ऐसे लगा दिया, ये चार वेक्टर हमने ऐसे लगा दिए एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे ये फोर वेक्टर्स, एक इधर एक इधर एक इधर एक इस तरफ, ऐसे चार लगा चुका।
अब मैं क्या करता हूँ, इनको रिजॉल्व करने के लिए वी नो दैट कि रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ से अपन रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो इससे तो अपन इन सभी का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसमें सिर्फ a और b यूज किए गए हैं। दैट मींस वी कैन ओनली सॉल्व टू वेक्टर्स एट ए टाइम। ठीक है, हम सिर्फ दो ही वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पिक्चर में देखो, एक ऑब्जेक्ट था, इसको कोई यहाँ भी खींच रहा है, इसको कोई यहाँ भी खींच रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लगा रहा है, नीचे भी फोर्स लगा रहा है, तब हम क्या करेंगे? इतने सारी जगह पे फोर्सेस लगेंगे तो करेंगे क्या? सही बात है। व्हाट वी विल डू, उस केस के अंदर हम इसके अंदर पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे पॉलीगॉन लॉ लगाया जाता है? तो हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करना शुरू करेंगे। वी विल पैरेलली शिफ्ट वेक्टर्स, और इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि पॉलीगॉन बन जाए। कैसे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने इस ए वेक्टर को उठाया, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। ये ए वेक्टर मैंने ऐसे लगाया। अब मैं बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये लो, बी वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया इधर, ये आ गया बी वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली अब सी वेक्टर को उठाऊंगा, पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही सी वेक्टर को उठा के पैरेलली शिफ्ट करता हूँ, ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, दिस इज द सी वेक्टर। ठीक है, क्या किया, सी वेक्टर को उठा के बी पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, और फिर बी को तो यहाँ शिफ्ट कर चुके थे, तो ये ऐसा सा डायग्राम बन गया। और डी वेक्टर को ऐसा कैसा पैरेलली इधर छोड़ देंगे, तो ये तो ऐसा कैसा पैरेलली इधर छोड़ देंगे। अब क्या किया, यही चार वेक्टर थे, इनकी डायरेक्शन यही है। देखो, ए की डायरेक्शन इस तरफ, अभी भी ए की डायरेक्शन इस तरफ, बी की डायरेक्शन देखो इधर, ऐसे बी की डायरेक्शन देखो इधर, सी देखो कहाँ जा रहा है, नीचे, सी देखो कहाँ जा रहा है, नीचे, और डी कहाँ जा रहा है, उस तरफ, डी कहाँ जा रहा है, उस तरफ। हमने तो बस इसको एक अरेंज कर दिया, किसके अंदर अरेंजमेंट कर दिया, एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, एक पॉलीगॉन के फॉर्म में। तो एक पॉलीगॉन के फॉर्म में मैं इसको अरेंज कर चुका हूँ लाइक दिस। चलिए, सो दिस इज द अरेंजमेंट डन ऑफ दीज वेक्टर्स आफ्टर पैरेलल शिफ्टिंग इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है, एक पॉलीगॉन के फॉर्म में हम इन सबको कन्वर्ट कर चुके हैं। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए ध्यान से, जब मैं इसको पॉलीगॉन के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूं, मैं क्या बोलूंगा कि ये इसका स्टार्ट पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट है। अब इसका जब रिजल्टेंट देखेंगे तो पॉलीगॉन लॉ कहता है कि बस अपने पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए जो भी आपको वेक्टर लगाना पड़े, अपने पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए जो भी आपको वेक्टर लगाना पड़े, वही आपका रिजल्टेंट है। मतलब कितनी बढ़िया बात कह दी। आपको कुछ नहीं करना, आपको जितने भी 10, 12, 13, 15, 16, 20 जितने भी वेक्टर दे रखे हैं, आप सभी को एक पॉलीगॉन के फॉर्म में अरेंज करो। अब वो पॉलीगॉन कहीं ना कहीं से ऐसे खुला रह जाएगा, और जहां से भी ये खुला रह गया, आप वहां पर एक वेक्टर बना दीजिए, और वही सबका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इसका अभी लॉजिक भी बताता हूँ इसके पीछे। सिर्फ यह याद रखना है, अरेंज ऑल द वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल फर्स्ट, देन in order to close that polynomial, if you are using one vector, अगर आपको उस polynomial को close करने के लिए कोई वेक्टर को यूज करना पड़ रहा है, तो वही वेक्टर हमें यहाँ पर क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। वो लास्ट वेक्टर जो कि क्लोज करने में, पूरे के पूरे polynomial को क्लोज करने में यूज आता है, उसी को हम यहाँ पर रिजल्टेंट बोलते हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखो, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर polynomial ओपन था, इस तरीके से ओपन था। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल बोलो, इस पॉलीगॉन को क्लोज करना पड़ेगा ना, एक साइड और लगानी पड़ेगी ताकि बंद हो जाए, पूरा पॉलीगॉन हो जाए। अब वो साइड अगर मैं लगा दूं तो देखो वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगी, और यही साइड को अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कोई अपन से पूछे कि सर पॉलीगॉन लॉ वेक्टर क्या होता है, आप क्या बोलोगे, अरे पॉलीगॉन लॉ वेक्टर वो है, आप सारे वेक्टर को उठाइए, दो या दो से ज्यादा कितने भी वेक्टर हो सकते हैं, सभी को पैरेलली शिफ्ट करके क्या बनाइए, पॉलीगॉन। उस पॉलीगॉन को क्लोज करने में जो रिजल्टेंट लगेगा वही आपका रिजल्टेंट है। बताइए, किसी को कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है तो बताओ, अभी क्लियर करते हैं। if there is any doubt regarding this topic, please raise hands. अभी इसका लॉजिक पढ़ेंगे, लॉजिक भी देखेंगे, अभी तो बस ये समझो किया क्या है, ये किया क्या है वो समझो।
फिर अब लॉजिक देखेंगे इसका। बताइए बेटा। यस रमशा, नो डाउट, ओके वेरी गुड, ओके कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। जिसको समझ में आ गया यहाँ तक हैंड रेज कर दो एक बार। बहुत ही बढ़िया, एक नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह। चलिए अब इसको लॉजिकली समझते हैं, अब इसको लॉजिकली समझते हैं। ध्यान से देखना, ये अगर चीज समझ में आ गई ना तो पूरे वेक्टर में और कुछ नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है और कुछ नहीं। आइए देखिए भाई, मेरे पास ए वेक्टर, ये रहा मेरे पास बी वेक्टर, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। कैसे पता सर, कल ही तो बताया था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। अगर एक वेक्टर एक साइड दिखाए, दूसरा वेक्टर दूसरी साइड दिखाए, तो तीसरा वेक्टर जो है वो उसकी साइड से पता चल जाता है, रिजल्टेंट जो है वो थर्ड साइड से पता चल जाता है। तो ये देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इन दोनों वेक्टर्स का ए बी का रिजल्टेंट जो है वो ये है, R1 इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, अब अगर मैं R1 और C का रिजल्टेंट देखूं, ठीक है, R1 और C का रिजल्टेंट देखूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। R1 और C का रिजल्टेंट देखूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर एक ऐसी लाइन बनेगी और यहाँ तक जाएगी, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ C एंड R1। क्या किया, पहले हमने A और B का रिजल्टेंट देखा, ये आया, फिर इस वेक्टर के साथ C का रिजल्टेंट देखा तो ये आया, अब इसका D के साथ रिजल्टेंट देखेंगे तो फाइनल मेरे को ये मिलेगा। दैट मींस कर तो अभी भी हम वही रहेंगे। सर अभी भी आप दो दो वेक्टर को ही सॉल्व कर रहे हो, तो बिल्कुल हम रियलिटी में जब भी सॉल्व करेंगे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, हम हमेशा दो ही उठा पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमें किसके बारे में बताता है, दो के बारे में बताता है। किसी कोई भी तो संसार में ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो एक साथ सारे वेक्टर को उठा के सॉल्व कर दे, जो एक साथ सारे वेक्टर को उठा के सॉल्व कर दे, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हमें हमेशा हमारे पास दो ही वेक्टर होंगे और उन दोनों ही वेक्टर को हम यहाँ पर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं सारी चीजों को। कभी आप सोचो कि क्या सर हम कभी नहीं निकाल पाएंगे सारे वेक्टर्स से, निकाल सकते हैं, ग्राफिकली निकाल सकते हैं। हमने इसको जब रीअरेंज किया तो हमने ये बता दिया दिस इज द रिजल्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना, इसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला तो हम दो ही वेक्टर्स पे लगा सकते हैं, सभी पे तो लगा ही नहीं सकते। फॉर्मूला तो हम दो ही वेक्टर्स पे लगा सकते हैं। एट अ टाइम वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन ओनली टू वेक्टर्स। ठीक है, वो वेक्टर्स कोई भी दो हो सकते हैं, लेकिन दो ही पे लगाया जा सकता है। ये चीज आपको समझना इसमें जरूरी है। दोबारा देखिए मैंने क्या बताया, हमने यहाँ पर सभी वेक्टर्स को सबसे पहले पैरेलली शिफ्ट करके पॉलीगॉन बना, उस पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए जो वेक्टर लगता है उसी को हमने रिजल्टेंट बोला। तो ये यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट आया। चलिए ये जो रिजल्टेंट आया अब इसको एक्चुअल में निकाला कैसे जाता है, तो एक्चुअल में हम दो दो करके वेक्टर को सॉल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उसका रिजल्टेंट दिया, फिर हम R1 और C को रिजॉल्व कर देंगे, उसका रिजल्टेंट भी आ गया, फिर हम R2 और D को रिजॉल्व कर देंगे, उसका रिजल्टेंट आता है। ठीक है, तो बेसिकली वी आर सॉल्विंग टू वेक्टर्स ओनली, हम दो ही वेक्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक पूरा एक साथ पढ़ रहे हैं, हम सॉल्व तो दो दो वेक्टर ही कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक क्या कह रहा है, लॉजिक को पूरा एक साथ पढ़ रहे हैं। लॉजिक हमें ये कहता है कि भाई अगर 10-12 भी वेक्टर हो, पॉलीगॉन बना दो, जो क्लोज करना पड़े वही वेक्टर। अब बच्चों का सवाल आता है, देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों का सवाल आता है, सर हमारा अगर पॉलीगॉन ऐसा बनता है, सर हमारा अगर पॉलीगॉन ऐसा बनता है, एक यहाँ से ऐसे क्या, एक यहाँ से ऐसे क्या, एक यहाँ से ऐसे क्या और एक इधर, दैट मींस सर अगर हम वेक्टर को जब पॉलीगॉन के फॉर्म में लगाने लगे और ये घूम के वापस नहीं आ जाए, और ये घूम के वापस नहीं आ जाए, इनिशियल पॉइंट से जहां शुरू किया था वापस घूम के ये वेक्टर नहीं बन रहा है, इस टाइप के पॉलीगॉन में तो इनिशियली ही क्लोज हो गया, हमें तो कोई वेक्टर लगाना ही नहीं पड़ा इसको क्लोज करने के लिए। इट इज ऑलरेडी क्लोज्ड, वी कैन से इट इज ऑलरेडी क्लोज्ड। अब जो वेक्टर ऑलरेडी क्लोज्ड है उसका रिजल्टेंट कितना हो सकता है, आप सोच के बता सकते हैं।
आप लोग सभी सोच के बता सकते हैं, आप सभी को पता है जो पहले से ही गोल क्लोज है, यहाँ तो लगाना पड़ा ये वेक्टर, ये रिजल्टेंट आया, यहाँ कुछ रिजल्टेंट लगाना ही नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा कौन बता सकता है? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? बिल्कुल मैं जानता हूं आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं सभी लोग। अभिवर्धन आप बताओ। जीरो। बिल्कुल सही बात है, जीरो। द रिजल्टेंट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि कोई रिजल्टेंट वेक्टर हमें लगाना ही नहीं पड़ा, यहाँ पर कोई रिजल्टेंट वेक्टर हमें यहाँ पर लगाना ही नहीं पड़ा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट तो कितना आ गया? ऑटोमेटिकली जीरो आ गया। ठीक है, whenever we are applying polygon law of vector addition and the figure closes itself, खुद को ही क्लोज कर ले फिगर, जैसा यहाँ पर दिख रहा है, खुद को ही फिगर क्या कर ले? क्लोज कर ले, जैसा यहाँ पर दिख रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट उस केस में जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ रिजल्टेंट लगाना ही नहीं पड़ा ना, क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ तो हमने क्लोज किया था तो आर लगाया था, यहाँ तो क्लोज किया ही नहीं, क्या लगाऊं? आर। तो सही बात है। ठीक है, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, लॉजिक क्या कहता है? रिजल्टेंट यहाँ पर कितना होगा? जीरो होगा। अब इसको फिजिकली देखते हैं कि सर कैसे जीरो होगा, ये बताओ। नहीं आया समझ में? देखो कैसे जीरो होगा। अगर मान लो एक आदमी यहाँ से चलना शुरू हो, ये आगे गया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर से इधर गया, फिर ये वापस इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर एक आदमी जिस जगह से शुरू करे और घूम के वहीं आ जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? हम सभी बचपन से जानते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और वही चीज हमने यहाँ पर रिजल्टेंट से दिखा दी। तो एक आदमी ऐसे चला ये वेक्टर, फिर ऐसे चला बी वेक्टर, फिर ऐसे चला सी वेक्टर, फिर ऐसे चला डी वेक्टर, इन सभी को ऐड किया, आंसर क्या आया? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टार्टिंग पोजीशन भी यही, एंड पोजीशन भी यही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, जीरो आंसर आ गया। बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फास्ट रेज हैंड्स। चलिए बेटा, आइए आइए शुरू करते हैं। भाई मेरे पास अभी तक रिजल्टेंट निकालने के 3 मेथड आ गए, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। तीनों को मेंशन कर देते हैं। नंबर 1 ट्रायंगुलर, नंबर 2 पैरेललोग्राम, नंबर 3 पॉलीगॉन। इसी को कहते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर एडिशन किया जाए तो इन 3 लॉज को यूज किया जाएगा और एडिशन कर दिया जाएगा। अगर मान लो कहीं पे भी आपको ऐसा लिखा दिखे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये जो सी है, दिस सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो सी वेक्टर है ये रिजल्टेंट है यहाँ पर किसका? ए और बी का। किसका? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। ठीक है, दिस सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी।
ये चीज रिप्रेजेंट करती है किसको, रिजल्टेंट। सो यही एडिशन जो है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कभी कभार हमें क्या देखने को मिलता है, कभी कभार यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है, a माइनस बी भी देखने को मिलता है। उस माइनस बी का क्या मतलब होता है, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं कि a माइनस बी है, इस a माइनस बी सब्ट्रैक्शन बिटवीन वेक्टर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। सी there is one vector which is a vector, there is another vector which is b vector, और इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं पे इनके बीच में होता है ऐसे, दिस इज द रिजल्टेंट, या फिर बोलो a प्लस b। लेकिन मान लो कोई अपन से पूछ ले कि भाई एक वेक्टर ऐसा भी है जो कि a माइनस बी से निकलता है, किससे निकलता है, a माइनस बी वेक्टर से। तो r1 वेक्टर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इस सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इसकी बात बताइए। देखो नेक्स्ट लाइन में मैं इसे लिख सकता हूँ a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। दैट मींस a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के रिजल्ट को हम सब्ट्रैक्शन से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए b वेक्टर अगर ये है तो माइनस b वेक्टर कहाँ होगा, ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर b वेक्टर ये है तो माइनस b कहाँ होगा, ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस b will be in this direction, ये रहा माइनस b वेक्टर। अब a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट निकला तो a प्लस b से डिनोट किया। अगर a और माइनस b के रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या निकलेगा, a माइनस b निकलेगा, जो कि यहाँ कहीं पे ऐसे होगा। दिस इज r1 वेक्टर। अब समझिए और लॉजिकली देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। भाई जब भी हम किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालें तो उसे a प्लस बी से डिनोट कर देंगे, बीच में प्लस लगा दैट मींस रिजल्टेंट है, खत्म बात, कुछ नहीं सोचना उसके बाद। लेकिन अगर बीच में माइनस लगा तो क्या करेंगे, अगर बीच में माइनस लगा है तो हम a वेक्टर माइनस b वेक्टर अगर कर रहे हैं तो माइनस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव। अब किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, अगर b वेक्टर इधर है तो माइनस ऑफ b वेक्टर कहाँ होगा, इस तरफ। b वेक्टर अगर उधर है तो माइनस ऑफ b वेक्टर है इस तरफ, ठीक है। a और माइनस ऑफ b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियसली इनके बीच में आएगा। तो ये जो r1 है ये क्या बता रहा है, ये r1 वेक्टर दर्शा रहा है दैट इट इज द रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड माइनस ऑफ b वेक्टर। मतलब जो यहाँ पर r वेक्टर था ये तो a और b का रिजल्टेंट था, लेकिन यहाँ जो r1 है ये a और माइनस b का रिजल्टेंट है, और इसी को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, एडिशन भी कुछ नहीं होता, सिर्फ रिजल्टेंट होता है। एडिशन में अपन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में हमने एक वेक्टर को उल्टा किया और फिर उसका पहले से रिजल्टेंट निकाल दिया, बस ये किया है। एक वेक्टर को उल्टा किया, नेगेटिव किया और फिर रिजल्टेंट निकाल दिया। तो नेगेटिव करने के बाद अगर रिजल्टेंट निकाला जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन। और अगर नॉर्मली रिजल्टेंट निकाला जा रहा है तो एडिशन कह देंगे, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये डिफरेंस। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। कहीं पे a प्लस भी लिखा दिख जाए दैट मींस नॉर्मली इनका रिजल्टेंट निकाला होगा, और अगर कहीं पे a माइनस भी निकाला दिख जाए दैट मींस b को पहले उल्टा किया और फिर उसका रिजल्टेंट निकाला। ये इंपॉर्टेंट है। बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। फास्ट रेज हैंड्स एवरीवन। कोई सोएगा नहीं सुबह सुबह 7:30, अब तो 8:10 हो गए, 8:05 हो गए, कोई सोएगा नहीं, फटाफट फटाफट बताएंगे। यस एवरीवन फास्ट। बहुत बढ़िया, ओके। चलिए बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। तो आज की क्लास अपन करते हैं यहीं पे खत्म, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन कल की क्लास में। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कंपोनेंट, तीन चीजें बचती हैं वेक्टर में, फिर वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो इसकी बात करेंगे। टुडे यू विल गेट द नोट्स, टिल देन ऑल द बेस्ट। एंड शीट भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, शीट को अपन क्लास में डिस्कस करेंगे वीकेंड सैटरडे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।